हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ प्रखंड के नवजिया ओपी क्षेत्र के वन बिशनपुरा में हाथियों ने धान काट रहे किसान पर किया हमला। किसान की हुई दर्दनाक मौत। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। बरमसिया की 23 डिसिमल जमीन पर घमासान, रेत नीलांजना बनाम ग्रुप संथालिया आमने सामने। धमकी, दबाव और फर्जी रजिस्ट्री के आरोपों से माहौल गर्म। गिरिडीह में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार एवं सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रमों में दिखा उत्साह। मंत्री और उपायुक्त ने किया परिसंपत्ति वितरण व शिविरों का शुभारंभ। और नामांकन के अंतिम दिन की हलचल से गिरिडीह बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में बड़ी उत्सुकता। महासचिव व कोषाध्यक्ष पद पर समेत अन्य पदों के दावेदारों ने किया पर्चा दाखिल। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के नवजिया ओपी क्षेत्र के वन बिशनपुरा गांव में शनिवार को जंगली हाथियों के हमले में एक किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय जागो महतो के रूप में की गई है। ये घटना ने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश दोनों फैला दिया है। जागो महतो सुबह अपने खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान 2 जंगली हाथी अचानक खेत में आ धमके। किसान कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर बुरी तरह रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद गांव के लोग उग्र हो उठे। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड क्षेत्र में लगातार घूम रहा था, लेकिन वन विभाग की ओर से ना तो चेतावनी दी गई और ना ही झुंड को हटाने की कोई ठोस पहल की गई। रोष में ग्रामीणों ने बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे घंटों वाहनों की आवाजाही ठप रही। सूचना मिलते ही जमुआ वन क्षेत्र के पदाधिकारी संजय कुमार संत और पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को शांत करने का प्रयास किया और आश्वासन दिया कि मृतक के परिजनों को सरकारी नियमों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही हाथियों को संरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है और ग्रामीण वन विभाग से तत्काल राहत व सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। कोई आगे हाथी हो सब अपना आदमी भी गले ना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खुटवा ढाब में पारिवारिक विवाद ने शनिवार को गंभीर रूप ले लिया। यहाँ गोतिया के आपसी तनाव के बीच खूबलाल शर्मा पर उनके ही परिजनों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया। घायल हालत में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। घायल खूबलाल शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों से उनका विवाद सुरेश शर्मा और उसके परिवार के साथ चल रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पिता के निधन के बाद आयोजित श्राद्ध कर्म के दौरान भी दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद संबंध और बिगड़ते चले गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम सुरेश शर्मा शराब के नशे में उनके खलियान में पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। इसी विवाद को आगे बढ़ाते हुए शनिवार सुबह सुरेश शर्मा अपने पुत्र पवन शर्मा, सोनू शर्मा और सुजीत शर्मा के साथ घर पहुंचा और विवाद को लेकर रॉड से उन पर हमला कर दिया। हमले में खूबलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जब तक उनके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य बाहर निकलकर मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी घटनास्थल से फरार हो चुके थे। घायल खूबलाल शर्मा ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम खूबलाल शर्मा है, स्वर्गीय श्री शर्मा है, ग्राम कुटवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं अपना खलियान में धान झड़ाई का काम कर रहा था। उधर से जैसे सुरेश बढ़ी, सुरेश शर्मा, टूनू शर्मा, रंजीत शर्मा, पंकज शर्मा, सुजीत शर्मा, सुमा देवी आकर के जो है सो अचानक रेड से जो है सो मार कर 5 बजे घोड़े गिरा दिया। मैं घर से निकाल रहा था, उसी में लोग आया और मारना शुरू कर दिया। मेरे बाल बच्चा सब अंदर में था, हम बाहर में गाय को बाहर कर रहे थे। इन्होंने सोचा साला जान से मार देंगे, इसीलिए हमारा बाप के भोज में खाने के लिए नहीं गया, भी नहीं आया, कोई जान से मार के खत्म किया। रड से ऐसा मारा, ईंटा पत्थर से और भाग के जब तक बाल बच्चा घर से निकला था। मेरा नाम विजय शर्मा हुआ और मेरे पापा खूबलाल शर्मा। कल सुरेश बढ़ी आया था, पी के वो गाली गलौज कर रहा था। उसके पापा डेथ हुए थे, तो हम लोग गोटिया में झगड़ा चल रहा था, तो इसकी वजह से हम लोग नेता पानी नहीं चल रहा था। तो गाली गलौज किया कि मेरे बाप के भोज में माथा नहीं छिलाया, भोज में पानी नहीं गिराया, इतना करके गाली गलौज करने लगा पूरा। तो पापा धमका हम तक भेज दिया कल और गाली गलौज करने लगा कि कल को बताते जान से मार देंगे। सुबह में उसका बेटा सुजीत शर्मा, पवन शर्मा, टूनू शर्मा और सुरेश बड़ी, ये चारों आए मेरे घर और रड उड़ ले करके गाली गलौज के शुरू किया पहले, उसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिए। हमारे उड़ के सब भाग गए थे वहाँ पर दिखाएं, तब बोला कि जब पहले इलाज कराओ उसके बाद यहाँ आवेदन देना। अभी तक पुलिसकर्मी लोग भी नहीं आए यहाँ पर देखने के लिए। गिरिडीह जिले में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान और सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम को लेकर करहरबारी पंचायत में आयोजित परिसंपत्ति वितरण शिविर में मंत्री सुदीव्य कुमार शामिल हुए। वहीं गावा प्रखंड के टिहरा पूर्वी पंचायत में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सेवा का अधिकार सप्ताह शिविर का उद्घाटन किया। करहरबारी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों के मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। उन्होंने बताया कि गांवों के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, महिलाएं और युवा योजनाओं के केंद्र में हैं। सरकार की कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों का खेत खलियान और पशुधन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए कृषि और पशुपालन से जुड़े लाभकारी कार्यक्रम तेजी से लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है, ताकि उन्हें प्रखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाना। उनके अधिकार उनके दरवाजे तक मिले, खास करके हेमंत बाबू की सोच के तहत आज कुछ ऑन द स्पॉट हम लोगों ने पेंशन जो स्वीकृत हुई थी, आय प्रमाण पत्र बना था, वैसे तमाम मसलों का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। अन्यान भी जो आवेदन आएंगे उनको अन्यान के खाते में जमा करके प्राप्ति दी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से तमाम जनता से अपील करूँगा कि आपके जो भी काम लंबित हैं सरकारी विभागों में, उन कामों को करने के लिए आप यहाँ चले आएँ
कहीं अगर त्रुटि रह जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों को भी खबर करें और आवश्यकता पड़ती है तो मुझको भी खबर करें। हम लोग इसमें प्रयास करके आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सर एक सवाल है, मैया योजना वाला सर वो जो ऑनलाइन हो रहा है वो बंद बता रहे हैं सर। टेक्निकल ग्लिच के चलते चीज़ें होंगी, लेकिन मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। 2-4 दिनों के मसले हो सकते हैं, लेकिन बाकी फिर से कुछ नियमित रहेगा। इधर भेरा पूर्वी पंचायत में उपायुक्त रामनिवास यादव ने सेवा का अधिकार सप्ताह शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि 21 से 28 नवंबर तक जिले के हर पंचायत में शिविर लगाकर जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी सेवाएं, पेंशन, राशन कार्ड, ई श्रम, नौकरी कार्ड आदि का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे शिविरों में आकर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाएं। दोनों कार्यक्रमों में साइकिल, पेंशन अनुमोदन, विभिन्न प्रमाण पत्रों का वितरण, भूमि मामलों का निपटारा, JSLPS से ऋण लिंकेज, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी सेवाओं समेत कई परिसंपत्तियां योग्य लाभुकों को प्रदान की गई। मौके पर कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया कि उसका लक्ष्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। 21-22 स्टॉल्स लगाए गए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे पंचायत के जो भी लोग हैं जिनका जो शिकायत है वो सब लेकर आए भी हैं। और हम ये BDO को भी निर्देश किए हैं कि जो भी शिकायत आई है या जो भी आवेदन आए हैं उनको शायद समय हम लोग डिसाइड कर सकें। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें प्रायोरिटी लिस्ट बननी है, उनमें प्रॉपर प्रायोरिटी लिस्ट बने और किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये भी सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने भी इसमें कहा सेवा का अधिकार, तो मेनली जो जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है या जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र है, वो किसी का कारण से नहीं बना हो या अभी किसी को बनवाना हो तो इसमें इस कैंप में दे सकते हैं जाके हम लोग 2 दिन में, और या आज ही इनका एट स्पॉट बन सकता है, उनको यही बनाया जाएगा। किसी में इंक्वायरी करने की जरूरत पड़ती है, उसमें इंक्वायरी करा के प्रॉपर हम लोग सर्टिफिकेट। सर जिला का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र सर गाँव प्रखंड के पीहरा में पहली बार आपका आगमन हुआ, कैसा लगा सर यहाँ के लोगों से मिलकर? तो यहाँ का क्षेत्र बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर प्राकृतिक छटा यहाँ पे देखी मैंने, और साथ ही साथ यहाँ का जो एग्रीकल्चर एरिया देखा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग खेती कर रहा है और बहुत अच्छा महसूस हुआ। आज हम पहली बार कर आए हैं, ये अलग बात है। और पीहरा जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, कोडरमा बॉर्डर पे आके है, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। और यहाँ का जो एरिया देखा, एग्रीकल्चर की मैंने रबी फसल जो यहाँ पे लगाई लोगों ने, बड़ी अच्छी है। धन्यवाद सर। ठीक है। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मौजा में खाता नंबर 52/104 प्लॉट नंबर 242 और 269 कुल रकबा 23 जमीन को लेकर मूल रैयत नीलांजना चक्रवर्ती और शहर के बड़े जमीन कारोबारी ध्रुव संथालिया आमने सामने हैं। शनिवार को नीलांजना चक्रवर्ती और उनके जमीन के खरीदार विवेक कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर जमीन कारोबारी ध्रुव संथालिया पर जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने, गुड़ा तत्वों का सहारा लेने और गलत ढंग से उनकी जमीन को रजिस्ट्री लेने का आरोप लगाया है। विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि ध्रुव संथालिया शहर में अवैध रूप से कई सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को कब्जा कर बेचने में संलिप्त रहे हैं। वह रियायतों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों से बेदखल करने का प्रयास करते हैं। बात नहीं बनने पर उन्हें कानूनी पचड़ों में डालकर परेशान करते हैं। उन्होंने कहा कि मकतपुर में नीलांजना चक्रवर्ती की पुश्तैनी जमीन को उन्होंने जांच पड़ताल कर खरीदा है। नीलांजना चक्रवर्ती को वह जमीन आपसी रिश्तेदारों से मुकदमाबाजी के बाद न्यायालय के डिग्री के आधार पर हासिल था, लेकिन ध्रुव संथालिया ने उक्त जमीन को नीलांजना चक्रवर्ती के दूसरे रिश्तेदारों से रजिस्ट्री करवाकर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुव संथालिया शहर में कई सरकारी जमीनों का अवैध रूप से खरीदी बिक्री में शामिल रहे, जिसको लेकर वह आगे भी खुलासा करेंगे। जबकि नीलांचल चक्रवर्ती ने कहा कि वह घर में अकेली रहती हैं। उनके पति कैंसर से पीड़ित है। उनके घर की 4 दीवारी की हालत खराब थी, जिसे वह मरम्मत करवा रही थी, लेकिन ध्रुव संथालिया ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनके काम को बंद करवा दिया। बाद में अपने गुंडा तत्वों को भेजकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि ध्रुव संथालिया उन्हें झूठा केस मुकदमा में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से उन्हें बचाया जाए। बुलाने का मेन कारण है कि हमारा जो पुश्तैनी जमीन है उसको लूटने के लिए कुछ माफिया, इसके पहले भी हम बताए हैं, कुछ माफिया आज जिसका नाम का खुलासा हम कर रहे हैं उसका नाम है ध्रुव संथालिया। हम करीब 80 साल से इस जमीन में हमारे पूर्वजों के साथ यहाँ बस रहे हैं। मेरा एज जबकि 80 साल नहीं हुआ है,
फिर भी हमारे पूर्वज 80 सालों से इस पर शांतिपूर्वक दखल कायम लेकर रह रहे थे, जिसका प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है 52/104, प्लॉट नंबर है 242, थाना नंबर है 230। तो यहाँ हम लोग, ये टाउन का ज़मीन है, यहाँ हम लोग बहुत अच्छा से रह रहे थे। और कुछ दिन पहले यानी 18/7/2025 को अचानक ध्रुव संथलिया यहाँ आया और हमको धमकी देने लगा कि ज़मीन खाली कीजिए, नहीं तो आपको मार पीट के भगा दिया जाएगा, यहाँ से आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी हम, अपना ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे पास सारा कागजात है, तो हमको तो डर नहीं था, तो हम क्यों हटे, अपना जगह से क्यों हटे। तो फिर आज सुबह क्या हुआ, करीब 7 बजे या उससे कुछ पहले ही ध्रुव संथलिया के 4-5 आदमी आया, आके ज़मीन पर चढ़ गया और हम बाहर निकले हुए थे, ज़मीन पे ही घूम रहे थे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उस समय बोला कि ज़मीन खाली करो, नहीं तो मार के ख़त्म कर दिए जाओगे। और तो हम जब चिल्लाए तो मेरे हस्बैंड जो कैंसर का पीड़ित हैं, वो आप दिखाइए ज़रा सा, वो निकले। आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पूर्व दीदी से हमारा बात हुआ था इस ज़मीन को लेकर। ज़मीन का कागजात इन्होंने हमें दिया था और ज़मीन के लिए बिक्री करने के लिए हमसे बात किया था। हमें इस ज़मीन के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं था। हमने इनसे ज़मीन का रेट तय किया और ज़मीन को खरीदने के विचार में इनसे हमने बात किया। और इस साइड नहीं, पीछ साइड जो मकतपुर रोड में ज़मीन है, लगभग 3.5 कट्ठा ज़मीन है, 6 डिसमिल के लगभग, वो ज़मीन निबंधन कराने के लिए हमने इनसे एग्रीमेंट किया, तय किया। उसके बाद हमने इस ज़मीन को, कागजात को सारा अंचल कार्यालय में चेक करवा के इनके पास अपने पारिवारिक गोतिया से, जो शायद अभी शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जिनसे इनका कानूनी वाद विवाद भी चला है, जिनमें इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक डिग्री का पेपर भी है इनका। हम निबंधन करवाने के पहले रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर चेक करवाएं, रजिस्ट्री ऑफिस में सारा कुछ चेक करवाने के बाद हमने इस ज़मीन को निबंधन करवाया। उसका तारीख है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को 13 नवंबर को रजिस्ट्री करवाए, 14 नवंबर को एप्लीकेंट हुआ है, 13 नवंबर 2025। हाँ, हमने इस ज़मीन का निबंधन करवाया। निबंधन करवाने के पश्चात, निबंधन तो हमारा बृहस्पतिवार के दिन हुआ, शाम का समय था। हमने निबंधन करवा के अगले दिन सुबह में ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स था वो हमने रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला। तब तक हमें इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन 1 घंटे के पश्चात जब हमने ज़मीन का डीड निकाल लिया, उसके बाद हमें रजिस्ट्रार का फ़ोन आने लगा निबंधन कार्यालय से कि आपने गलत दस्तावेज देकर ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया। जबकि उसके 1 दिन पूर्व रजिस्ट्रार महोदय ने सारा कुछ चेक करके, सारा कुछ जेन्युइन कागज देख करके, डॉक्यूमेंट्स देखकर रजिस्ट्री किया। उसके बाद हम पर बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। जब हमने रजिस्ट्रार महोदय से यह बात पूछा कि साहब क्या परेशानी है, आखिर हमको बताइए, हम थोड़ा अपना इलाज के लिए धनबाद आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला तुम गलत डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्री करवाया। हमने दीदी को फ़ोन किया कि दीदी अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है तो बाकी मेहनत का मेरा रुपया हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो दीदी बोली हम हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराना नहीं है, ज़मीन आपका है। यह सब बात तो चल रहा था। लेकिन जब ज़मीन का हमको जानकारी मिला कि इस ज़मीन में ध्रुव संथालिया है, जो कि गिरिडीह का सबसे बड़ा ज़मीन कारोबारी है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस वर्तमान में फ्लैट बना के बेचते हैं, और भी बहुत सारा शहर में इनका ज़मीन है जहाँ पे इनका साइट चल रहा है। तो हमें काफ़ी डर हो गया, क्योंकि हमारा मेहनत का गाढ़ा कमाई इस ज़मीन में लगा है। दीदी का सहयोग भी है, दीदी ने हमें कुछ बकाया रख के भी ज़मीन को रजिस्ट्री किया, क्योंकि हमारी स्थिति और दीदी के साथ अभी परेशानी है। इनका पति को कैंसर है और पैसे के लिए तंगी है, और इन परिस्थितियों में कोई मदद करने वाला नहीं है। और भूमाफियाओं का नज़र पहले से भी था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने निबंधन कराया और इनको हमने अपने हिसाब से रकम भी दिया। ये हम लोग का आपसी मामला था। लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार हमको बहुत कड़ा बात बोला। इसका एक छोटा सा ऑडियो क्लिप जो हमने अपने मोबाइल में भी रखा है कि साहब आपको सारा कुछ जानकारी, अगर हम गलत होंगे तो कोर्ट से इसका निर्णय होगा, और अगर हमारा ज़मीन नहीं होगा तो हमारा नहीं होगा, इसमें हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके 1 हफ्ते के पश्चात हमें रजिस्ट्री ऑफिस से यह जानकारी मिला
कि सारा मामला के जानने के बाद भी निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार साहब ने उक्त जमीन को, वही जमीन को दोबारा रजिस्ट्री कर दिया उसी चौहद्दी पे, जबकि उसी खाता उसी प्लॉट पे, जबकि बंटवारा नामा, मान लीजिए कि ठीक है अगर कुछ मामला था तो बंटवारा नामा का हिस्सेदार का किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जेच नहीं किया। और जहां तक हमें जानकारी मिली है कि फर्जी दस्तावेज बंगाल में बनाया गया है, बंगाल में किसी भी तरह का कागजी जांच प्रक्रिया में नहीं गुजरना पड़ता है। बंगाल में अभी के समय में किसी भी तरह से पावर हो जाता है, उस पावर के आधार पर जिस रैयत से कराया गया वह रैयत जीवित है कि नहीं है यह भी संदेहास्पद है। इसकी जानकारी भी हमने रजिस्ट्रार को दी कि सर ऐसा नहीं है, इस तरह का मामला आ सकता है, लेकिन रजिस्ट्रार महोदय का कहना था रजिस्टर 2 आने के बाद हम रजिस्ट्री कर देंगे। हम लोगों के बीच में डर का माहौल था क्योंकि जमीन के व्यापारी काफी मजबूत हैं। हमने जब इनको खंगाला, जब यह ध्रुव संथालिया को हमने खंगाला कि यह किस प्रकार के जमीन के कारोबारी है, तो आपको मैं विश्वास के साथ दिला सकता हूं गिरिडीह में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन बेचने का काम इन्होंने किया है। मैं ध्रुव संथालिया से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी गाढ़ी कमाई की जमीन जो हमने दीदी से खरीदी है, इस जमीन को ध्रुव संथालिया ने अपने नाम से, जबकि ध्रुव संथालिया को सारा मामला का जानकारी था, वो हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते थे, मगर उन्होंने हमसे संबंध भी नहीं स्थापित किया और अपने प्रभाव से, अपने रसूख के प्रभाव से जमीन को दोबारा रजिस्ट्री करवा लिया। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी हमने इस रजिस्ट्री होने के बाद पता किया। यह ध्रुव संथालिया का पुराना रिकॉर्ड है यह सरकारी जमीन को बेचने का। मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूं, आप देखिए और समझिए, हमारा कोई बात नहीं है। देखिए, फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 एकड़ 66 डिसमिल जमीन, यह गिरिडीह नगर निगम की जमीन है जो कुटिया रोड में पार्क बना हुआ है उसके पीछे का है। इसमें हमारे सीईओ जो इसके पहले धीरज ठाकुर जी थे, उन्होंने जो प्लॉट में प्रतिबंध लगाया था उस प्लॉट का फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 एकड़ 66 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री करवाया है। जो जमीन को आप जांच कीजिएगा तो खाता नंबर 81 का जमीन है। आप देखिए ये जमाबंदी खोला गया मदन लाल वगैरह के नाम से, आप चेक कीजिए ये एलपीसी है, ये जमाबंदी 2020 में, जबकि यह रजगड़िया की जमीन है। और आपको मैं बता सकता हूं, देखिए 7 जमाबंदी रजगड़िया के नाम से चलती थी, यह 7 जमाबंदी पर 2017 में रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा। इसमें कुछ नगर निगम की भी प्लॉट है, मैं आपको बताता हूं। देखिए नगर निगम के द्वारा उक्त जमीन पर रोक लगाया गया था। देखिए नगर निगम का भी कागजात है, 603 नंबर, 604 नंबर, 605 नंबर प्लॉट, ये अंचल अधिकारी के द्वारा यह प्लॉट में रोक लगाया गया था। उसके बाद भी ध्रुव संथालिया ने इस जमीन को नया जमाबंदी बनाकर, हमारे शहर में एक बड़ा मामला चल रहा है थोका नंबर का, यह थोका नंबर के अंदर सारा सरकारी जमीन को कब्जा करने का एक रूपरेखा तैयार किया गया है। और ध्रुव संथालिया जैसे माफिया, ध्रुव संथालिया ऐसे माफिया है जो सरकार के हर वर्ग में पकड़ रखते हैं, डीसी, एसपी, सीईओ, अंचल अधिकारी सब। और आपको बता सकते हैं हम कि यह एक जमीन का बात नहीं है, यह जांच का विषय है, यह मेरा विषय नहीं है। आपको हम बता रहे हैं कि ध्रुव संथालिया ने इस तरह के बहुत से जमीन शहर में लूटे हैं। अभी मैं बता रहा हूं दीदी के जमीन के साथ साथ इसके बगल में भी और कुछ पुश्तैनी रैयतों की जमीन है, जो रैयत को जबरन वो दबाव बना रहे हैं कि आप हमें जमीन दे दे, आपका जमीन में फ्लैट बनाएंगे। अरे भाई, जो अपने गरीब, अपना परिवार, अपना बाल बच्चे को बाहर रखा है, वो आपका जमीन में फ्लैट बनाने के लिए ललायित नहीं है, उसको दबाव बनाया जा रहा है। हम काफी डर महसूस कर रहे हैं। ध्रुव संथालिया जी का नाम आने से हमें खुद अपने भी जान माल की नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है। हम आप मीडिया पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं हमारा मदद करें। इस तरह की प्रक्रिया में अगर कागज गलत है तो इसका उचित जांच होना चाहिए। हमें यह भी डर है कि किसी दिन दबंगई करके शहर में ऐसा ना हो कि बीच शहर में वो कुछ गुंडों के ताकत से यह जमीन को घेरने का प्रयास करे। काफी मजबूर परिवार है, अगल बगल के लोग जानते हैं, काफी परेशान है, त्रस्त है। हमने इनका मदद करने के लिए ये जमीन कुछ कम मूल्य, जो भी हमारा रेट तय हुआ, हमने खरीदा, हमने रेट देके खरीदा, हमने सारे नियम संगत काम किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा चेक हुआ है। और मैं आगे भी आपको बताता हूं ध्रुव संथालिया की इस तरह के बहुत मामले हैं। अगर मैं इसके पीछे बाद में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि ये कागजी मामला है, मैं किसी पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकता हूं।
इधर ध्रुव संथालिया ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बुनियादी बताया है। उन्होंने कहा कि बरमसिया मौजा में जिस जमीन को लेकर विवाद है वह जमीन उन्होंने लीगल तरीके से नीलांचल चक्रवर्ती के रिश्तेदारों से खरीदा है। नीलांचल चक्रवर्ती के रिश्तेदारों को वह जमीन न्यायालय द्वारा प्राप्त है, लेकिन नीलांचल चक्रवर्ती गलत ढंग से अपने हिस्से की जमीन बात कर बेच दी है। और सुबह 3 बजे विवेक कुमार गुप्ता ने उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसको उन्होंने प्रशासनिक सहयोग से रुकवाया और उस पर फिलहाल धारा 163 लागू है। उन्होंने कहा कि शहर में बदनाम करने के लिए उन्हें सरकारी जमीन की खरीद बिक्री से जोड़कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन उक्त आरोपों का जांच पड़ताल कर सकता है। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया। उपायुक्त ने सबसे पहले महिला वार्ड और पुरुष वार्ड का जायजा लेते हुए मरीजों की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, दवा वितरण कक्ष, ड्रेसिंग रूम, लाइब्रेरी रूम सहित अन्य महत्वपूर्ण इकाइयों का क्रमवार निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने, मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने तथा रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही स्टाफ की उपस्थिति, व्यवहार और कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2 RBS का है ना किए हैं आपके पास प्रिंटर जी तो वो बोला कि हाँ कल ला के कर देगा। व्हाइट वाला तो चद्दर आता है मीडिया तो कार्ड नहीं पहले से नहीं था सर, बाद में लाए थे, पहले ऐसे ओपन लाए थे। हाँ सर, बाद में ला कर गिरिडीह बार एसोसिएशन चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन का चौथा और अंतिम दिन रहा। निर्धारित तिथि के अंतिम दिन महासचिव पद के लिए चुन्नू कांत ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन पर्चा पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष जमा किया। इसी क्रम में कोषाध्यक्ष पद के लिए मीरा कुमारी और अधिवक्ता अमित सिन्हा ने भी अपने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए भी कई अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर अलग अलग पदों हेतु पर्चा जमा किया। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने बार के सदस्यों से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील की। अधिवक्ता भवन में पूरे दिन नामांकन प्रक्रिया उत्साहपूर्ण माहौल में चलती रही। उम्मीदवारों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अधिवक्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है और जीतने के बाद वे अधिवक्ता हित में कार्य को प्राथमिकता देंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत 23 नवंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 29 नवंबर को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित है। वहीं 6 दिसंबर को मतदान और मतगणना दोनों संपन्न होंगे। जानकारी के अनुसार मतदान समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अंतिम दिन की हलचल ने बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में नई ऊर्जा और उत्सुकता भर दी है। अमित कुमार सिन्हा इस बार चुनाव में कोषाध्यक्ष के पद पर आज जो है अपना नॉमिनेशन दाखिल किया हूँ। मैं कोषाध्यक्ष पद पर अपना नामांकन की हूँ। पहले भी मैं कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ और कुछ जो कमियाँ हैं वो मैं इस बार अगर आती हूँ तो उस कमियों को पूरा करूँगी। अमित सिन्हा है, मैं यहाँ पे पुनः कार्यकारिणी सदस्य के लिए अपना नामांकन आज किया हूँ जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह में। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करना, वेलफेयर स्कीम यहाँ पे कैसे और बढ़ाया जा सके, वेलफेयर अधिवक्ताओं के लिए कैसे और क्या बढ़िया बेहतर किया जा सके। देखिए, मैंने जनरल सेक्रेटरी पद के लिए अपना नामांकन किया है और नामांकन के दौरान जो अनुभूति हुई है हमको, जिस तरह से अधिवक्ताओं का अपार समर्थन मिला, स्नेह मिला, प्यार दिखा, वो ये बतलाता है कि गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ
इस बार भी चुनुकाल को महासचिव के रूप में देखना है। पिछले कार्यकाल में क्या अधूरा रह गया था जो इस बार आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, विकास चलते रहता है, ज़रूरतें आते रहती हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ इशूज हैं जिनको हम चाहते हैं कि उसको पूरा करें। और ये हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस जगह पर हमारा ये अधिवक्ता भवन है, हम यहाँ एक मल्टीपर्पज़ स्टोरी अधिवक्ता भवन में बनाना चाहते हैं, ताकि अधिवक्ता संघ को उनके राजस्व में बढ़ोतरी किया जा सके। आप अभी देख रहे हैं, अमूमन आज भी हमने एक अधिवक्ता आदरणीय अशोक मिश्रा जी का शोक सभा किया। औसतन प्रति माह एक अधिवक्ता की मौत हो रही है, तो उनके वेलफेयर के लिए जिस मजबूती के साथ काम होना चाहिए वो थोड़ा कम है। कम इसलिए कि हम लोग के भाव में कहीं कोई कमी नहीं, कम इसलिए कि हमारे पास संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। तो ये संसाधन जब तक नहीं बढ़ेगा, हम ऐसे अच्छे वेलफेयर के काम नहीं कर सकते। इसीलिए G5 हमने कहा है कि जब हम मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो और कल्याण के काम करेंगे। गिरिडीह के अधिवक्ता अशोक कुमार अम्बष्टा के निधन पर शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन में भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संघ की पहल पर आयोजित इस शोक सभा में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जानकारी के अनुसार 21 नवंबर की रात करीब 2 बजे धनबाद स्थित अशरफी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से विधि समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। अधिवक्ता महासंघ के पूर्व महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि अशोक कुमार अम्बष्टा ने वर्ष 1982 में वकालत की शुरुआत की थी। लगभग 39 वर्षों तक वे न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय रहे और अपनी सादगी, निष्ठा और दक्षता के लिए विख्यात थे। चुन्नूकांत ने उन्हें एक कर्मयोगी अधिवक्ता बताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से उनके युवा अधिवक्ताओं ने सीख हासिल की। वे हमेशा सरल स्वभाव, न्याय के प्रति समर्पण और व्यवहारिक अनुभवों से सहकर्मियों को प्रेरित करते थे। सभा में मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि अम्बष्टा जी का निधन विधिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और कार्यशैली को वर्षों तक याद किया जाएगा। सभा के दौरान उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद सिंह, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, महेंद्र देव, केशव कुमार दारद, नयन पटेल सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित थे। देखिए, आज एक हमारे बहुत ही वरीय अधिवक्ता आदरणीय अशोक मिश्रा साहब का निधन हो गया और वो 1982 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। लगभग 41 साल का उनका यहाँ कार्यकाल रहा है और 82 से लेकर के लगातार वो यहाँ प्रैक्टिस किए और जिनके ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। हम उनको सही मायने में कर्मयोगी मानते हैं कि 21 तारीख को उनका निधन हुआ और उसके एक दिन पहले 20 तारीख को वो कोर्ट में काम किया। बल्कि उस दिन भी सुबह में वो कोर्ट आए, लेकिन तबीयत थोड़ी बिगड़ी। घर वाले उनको धनबाद ले गए, असर अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अगर की डालें तो उनका परिवार में कई ख्याति प्राप्त अधिवक्ता हुए और उन्होंने भी उस परंपरा को बहुत मजबूती से कायम किया। एक सरल, विनम्र और कानून को जानने वाले व्यक्ति थे। और बेंगाबाद स्थित प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल का परिसर शनिवार दोपहर एक विशेष अवसर का साक्षी बना, जो विद्यालय में निर्वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापिका अंजना कुमारी ठाकुर के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। अंजना कुमारी ठाकुर का गिरिडीह से देवघर जिले में अंतर जिला स्थानांतरण होने के बाद विद्यालय परिवार ने उनके सम्मान में यह कार्यक्रम रखा। समारोह में वर्तमान छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में पूर्व छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मंच पर छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।
जिनसे पूरा माहौल उत्साह से भर गया। सभी ने श्रीमती ठाकुर के कार्यकाल के दौरान विद्यालय के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को याद किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गणित शिक्षक मृत्युंजय कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण विदाई गीत ने समारोह को भावुक कर दिया। अपने संबोधन में अंजना कुमारी ठाकुर ने पूरे विद्यालय परिवार के सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ बिताया गया समय हमेशा उनकी यादों में रहेगा और यदि अवसर मिला तो वे पुनः इस विद्यालय में कार्य करने की इच्छा रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रणय कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधान अध्यापिका रूबी कुमारी, शिक्षक विकास कुमार सिन्हा, पूनम कुमारी, संजय कुमार साहब, स्वदेश बंधु सिंह महापात्र, श्यामलाल यादव, सुभाष कुशवाहा, SMC अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा कुमारी हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों के सामने विदाई समारोह के बारे में भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अंजना मैम का विदाई समारोह है और आज अंजना मैम अपना पद त्याग करने जा रही है। और अंजना मैम जितनी ही सुंदर है उतनी ही सुंदर उसका मन, हृदय साफ है। अंजना मैम एक बहुत ही ईमानदार प्रधानाध्यापिका रही। अपना प्रधानाध्यापिका के पद में रहकर भी वह हम लोगों को शिक्षक की तरह पढ़ाती थी। अंजना मैम क्लास जाने से पहले अंजना मैम हर एक क्लास के सेक्शन में जाकर हमेशा मोटिवेट करती थी। क्लास आरंभ होने से पहले सभी छात्राओं को मोटिवेट इसलिए करती थी ताकि बच्चे इधर ध्यान दे पढ़ने के लिए। एक बार जब अंजना मैम इंग्लिश का कोई सिलेबस पढ़ा रही थी तो उस समय मैम इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाते वक्त बोल रही थी कि हमारा कौन मास्टरपीस बनोगी। से मेरी विदाई हो रही है। बहुत ही भावनात्मक पल है ये मेरे लिए, भावना से भरा हुआ। खुशी से ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मैं इस विद्यालय से ऐसे जुड़ गई हूँ जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ता है और शायद ताउम्र जुड़ी रहूँगी, चाहे मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। इस विद्यालय से मेरा संबंध हृदय से है और हृदय से रहेगा। लगभग 6 सालों से ज़्यादा का वक्त मैंने इस विद्यालय में गुजारा है और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। सभी ने बहुत सहयोग दिया है मेरा, उसके लिए मैं सबों की शुक्रगुजार हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही माहौल इस विद्यालय में हमेशा रहेगा। और जब भी मेरी ज़रूरत आप लोगों को महसूस हो, मैं हमेशा यहाँ आने के लिए तत्पर रहूँगी और अपना सौभाग्य मानूंगी। और 4.5 साल लगभग हो गए इस विद्यालय के व्यवहार को लिए हुए और मुझे पता ही नहीं चला कि ये समय कब बीत गया। और ये सिर्फ इसी कारण हुआ, इतनी आसानी से बीत गया कि आप लोगों ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने, छात्रों ने, बड़ा बाबू ने, सुभाष ने, SMC अध्यक्ष ने, CRP BRP ने, नेताजी ने, सबों ने इतना सहयोग दिया है जिसकी मैं मतलब बता भी नहीं सकती, क्या तारीफ करूं। मैं आप सबों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।